पाकिस्तान के एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि डेमोक्रेसी क्या नहीं होती है। पाकिस्तान के अंदर उस टाइम पर जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, इन्होंने उस गवर्नमेंट को अपनी मिलिट्री पावर के थ्रू हटा दिया। हरा क्या दिया, कोई इलेक्शन थोड़ी हो रहे थे, हटा दिया अपनी मिलिट्री पावर के थ्रू और खुद को वहां का राजा बना लिया। जो भी मेजर डिसीजंस लिए जाते हैं वो लोगों द्वारा चुने प्रतिनिधियों द्वारा लिए जाने चाहिए। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे सेशन में। बच्चों, दिस इज योर एसएसटी एजुकेटर उज्ज्वला पुंज और आज की क्लास में हम जिस चैप्टर को वन शॉट में कंप्लीट करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। तो यार, चैप्टर के नाम में ही एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क है, एक नहीं दो क्वेश्चन मार्क हैं और पूछा जा रहा है कि डेमोक्रेसी होती क्या है और डेमोक्रेसी क्यों है हमारे पास, क्या रीजन था डेमोक्रेसी को चूज करने का। तो यार, इस चैप्टर के थ्रू ना हम लोग समझेंगे कि सबसे पहले तो व्हाट इज एक्चुअली डेमोक्रेसी, क्या चीजें डेमोक्रेसी कहलाएंगी, क्या चीजें डेमोक्रेसी बिल्कुल नहीं कहलाएंगी। कुछ अलग अलग देशों का सफर करने चलेंगे, वहां से एग्जांपल्स लेकर आएंगे और समझेंगे कि असल में डेमोक्रेसी की डेफिनेशन क्या है। और उसके बाद हम इस डिस्कशन पे पहुंचेंगे कि हम लोगों ने डेमोक्रेसी को चूज क्यों किया है। वाई डेमोक्रेसी ओनली, कोई दूसरा भी तो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चूज कर सकते थे, और भी तो ऑप्शंस थे, लेकिन उन सारे ऑप्शंस में से हमने परख कर सिर्फ डेमोक्रेसी को ही चूज क्यों करा है, उसके डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस क्या हैं, ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी क्या है, वो सारी की सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है, बहुत सी मजेदार कहानियां हमको यहाँ पे पढ़ने को मिलेंगी। फटाफट से चलते हैं हमारे पॉलिटिक्स सिविक्स की इस जर्नी में और सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हाट इज डेमोक्रेसी के बारे में। तो यार, एक बेसिक डेफिनेशन जो कि आप बच्चों को बचपन से पता है, आओ बोलो मेरे साथ। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो डेमोक्रेसी एक गवर्नमेंट का ऐसा फॉर्म है जिसके अंदर जो रूलर्स होते हैं वो लोगों द्वारा चुने जाते हैं। यस, करेक्ट, ठीक है। बट यहां देखो, द आर्मी रूलर्स ऑफ म्यांमार वर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल. Those who happened to be in control of the army became the rulers of the country. People had no say in this decision. तो यार, अगर मैं यहाँ पे म्यांमार की बात करूं तो बोला जा रहा है कि म्यांमार के अंदर रूल कर रहे थे आर्मी रूलर्स, और इन आर्मी रूलर्स को लोगों ने नहीं चुना था, बल्कि उन्होंने अपनी आर्मी की स्ट्रेंथ और आर्मी की पावर की वजह से गवर्नमेंट के ऊपर कैप्चर कर लिया था। ठीक है, लोगों का कोई से नहीं था इस डिसीजन में। तो क्या हम इसको एक डेमोक्रेसी बोलेंगे? डेफिनेटली नॉट, बिकॉज डेमोक्रेसी के अंदर जो लीडर्स होते हैं, जो रूलर्स होते हैं, उनको लोगों द्वारा चुना जाता है। तो म्यांमार में क्योंकि आर्मी रूलर्स थे जिनको लोगों द्वारा नहीं चुना गया, तो इट इज डेफिनेटली नॉट अ डेमोक्रेसी। आगे देखिए, डिक्टेटर्स लाइक पिनोशे इन चिली आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। चिली के अंदर बात की जा रही है कि जो डिक्टेटर है पिनोशे, डिक्टेटर यानी कि जो तानाशाह है, वो भी पावर में है, वो भी रूल कर रहे हैं, बट उनको लोगों ने नहीं चुना। तो डेफिनेटली दिस इज ऑल्सो नॉट अ डेमोक्रेसी। एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। अप्लाइज टू मोनार्कीज एज वेल। The kings of Saudi Arabia rule not because the people have chosen them to do so, but because they happen to be born in the royal family. अब कुछ देशों के अंदर जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है, जो गवर्नमेंट होती है बच्चों, वो एक मोनार्की होती है। मोनार्की का सिंपली मतलब, जैसे आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन के चैप्टर में भी पढ़ा है, लुई 16 है ना। लुई 16 राजा क्यों थे? क्या लोगों ने उनको राजा बनाया था? नहीं। लुई 16 was the king because he was born into the royal Bourbon family. राइट तो क्योंकि वो रॉयल फैमिली को बिलोंग करते थे, तो दैट इज व्हाई ही वाज द किंग। और ऐसी जो मोनार्कीज है, जैसे सऊदी अरेबिया के अंदर भी किंग्स जो हैं वो रूल करते हैं, इस वजह से नहीं करते क्योंकि लोगों ने उनको चुना है, वो इस वजह से रूल करते हैं क्योंकि दे हैव बीन बोर्न इनटू द रॉयल फैमिली। तो इन तीनों ही एग्जांपल्स के थ्रू आपको एक चीज तो बिल्कुल क्लियर हो गई है कि ये जो तीन देशों की बात की जा रही थी, दे आर नॉट classified as a democracy. Why? Because the leaders or the rulers were not chosen by the people. तो एक चीज जो यहां पर डेफिनेटली क्लियर हो गई है डेमोक्रेसी के बारे में, वो क्या है बच्चों, कि डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहां पर लीडर्स को, जहां पर रूलर्स को लोगों द्वारा चुना जाता है, जनता द्वारा चुना जाता है। ठीक है, चल अभी आगे आ जाते हैं। एक तो बात क्लियर हुई, अब जरा आगे आएंगे हम लोग और आगे आकर हम यहाँ पे बात करेंगे फीचर्स ऑफ अ डेमोक्रेसी के बारे में। कौन कौन से फीचर्स है एक डेमोक्रेसी के, चलिए देखते हैं। देखो यार, यहां पर ना फीचर्स ऑफ अ डेमोक्रेसी की बात हो रही है, तो जरा जल्दी से एक सेकेंड।
अब ना हमारी डेफिनेशन में हल्का सा लोचा है। क्या लोचा है? देखो, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ये तो बात हमने अभी करी है, बट इज दिस अ कंप्लीट डेफिनेशन? बट क्या ये डेफिनेशन पूरी है? क्या ये डेफिनेशन कंप्लीट है? ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए अभी हम डेफिनेशन को कंप्लीट करेंगे बच्चों। और एक और चीज जो डेमोक्रेसी में होनी चाहिए वो क्या है कि मेजर डिसीजंस शुड बी टेकन बाय द इलेक्टेड लीडर्स। रिमेंबर दिस। अब जरा हम अपनी सबसे पहले सफर पे चलने वाले हैं, और ये सफर होगा इंग्लिश वाला या फिर हिंदी वाला सफर होगा, अभी पता चलेगा। हम जाने वाले हैं बच्चों पाकिस्तान। और पाकिस्तान वैसे नहीं जा रहे हैं, इतना मतलब दुखी खुश होने की जरूरत नहीं है। हम लोग पाकिस्तान जा रहे हैं अपने चैप्टर में, और हम पाकिस्तान के एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि डेमोक्रेसी क्या नहीं होती है। डेमोक्रेसी क्या नहीं होती है। देखिए, बहुत मजेदार कहानी है, ध्यान से इसको सुनिएगा। पाकिस्तान के अंदर जनरल परवेज मुशर्रफ, जिनकी शक्ल यहां पर आपको दिख रही है, जो कि एक साइड आए दे रहे हैं, जनरल परवेज मुशर्रफ लेड अ मिलिट्री कूप इन अक्टूबर 1999. He overthrew a democratically elected government, declared himself the chief executive of the country. तो यार पाकिस्तान के अंदर अगर आप लोगों ने कभी न्यूज पढ़ी होगी, अगर कभी सुना होगा, तो आज तक भी वहां पर ना यही सब चीजें होती रहती हैं। लाइक वहां पे एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आती है थोड़े टाइम के लिए, उसके बाद उसको जो है आर्मी लीडर्स, मिलिट्री लीडर्स जो है हटाकर अपना रूल एस्टैब्लिश करते रहते हैं। पाकिस्तान नाम के लिए अपने आप को डेमोक्रेसी बोलता है, बट क्या पाकिस्तान एक डेमोक्रेसी है? अभी देखो, तो ये हमारे सबसे पहले तो जनरल परवेज मुशर्रफ मिलिट्री लीडर थे, और इन्होंने एक मिलिट्री कूप यानी कि बच्चों एक तख्ता पलट को लीड करा था अक्टूबर 1999 में। तो पाकिस्तान के अंदर उस टाइम पर जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, इन्होंने उस गवर्नमेंट को अपनी मिलिट्री पावर के थ्रू हरा दिया, हटा दिया। हरा क्या दिया? कोई इलेक्शन थोड़ी हो रहे थे, हटा दिया अपनी मिलिट्री पावर के थ्रू, और खुद को वहां का राजा बना लिया। राजा इन द सेंस अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव घोषित कर दिया। जनरल परवेज मुशर्रफ की पूरी मिलिट्री ने आके कब्जा कर लिया गवर्नमेंट पर, खुद को उन्होंने चीफ एग्जीक्यूटिव देश का बना लिया। बाद में उन्होंने कहा कि लोगों को ऐसा ना लगे कि भाई हमने तो जबरदस्ती कब्जा करा है, तो चलो थोड़ा नाटक नौटंकी भी कर लेते हैं। तो उन्होंने बच्चों बाद में देश के अंदर एक रेफरेंडम को कंडक्ट कराया। रेफरेंडम उड़ के हो गया, हाँ देखो, तो उन्होंने एक रेफरेंडम को कंडक्ट कराया कंट्री के अंदर। अब व्हाट इज अ रेफरेंडम? रेफरेंडम एक वोटिंग सिस्टम होता है जिसके अंदर आप क्या करते हो, लोगों से किसी चीज के बारे में सिर्फ यस या नो में वोट लेते हो। जैसे मैं बोल रही हूँ, पोल करा रही हूँ एक, ठीक है, कि व्हाट डू यू थिंक, कि क्या मुझे अपने घर में ये वाला लैंप लगाना चाहिए, और मैं आपसे पूछूं यस या नो में अपना जवाब देना है आपको। तो उसी सेम तरीके से यहां पर पाकिस्तान के अंदर परवेज मुशर्रफ एक रेफरेंडम को कंडक्ट कराते हैं, यस और नो में वोट कराते हैं लोगों से, और बच्चों उस रेफरेंडम के बाद वो अपने आप को प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर लेते हैं, अपनी डेजिग्नेशन प्रेसिडेंट में बदल देते हैं, और उनको एक 5 साल का एक्सटेंशन और मिल जाता है। 5 साल उनका जो टर्म होता है वो और एक्सटेंड हो जाता है। यहां तक कहानी समझ में आई है? जनरल परवेज मुशर्रफ मिलिट्री लीडर अपनी मिलिट्री के साथ जोर जबरदस्ती से गवर्नमेंट पर कब्जा करते हैं, अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव डिक्लेयर करते हैं, बाद में अपने ही आपको प्रेसिडेंट, अपनी डेजिग्नेशन बदलकर, अपनी पोजीशन बदलकर प्रेसिडेंट हो जाते हैं, और रेफरेंडम कंडक्ट कराते हैं कि लोगों की सहमति थोड़ी बहुत ले लेते हैं। सहमति लेकर अपना जो टर्म है, अपना जो टाइम पीरियड है, उसको और 5 साल तक एक्सटेंड करा लेते हैं। और बच्चों इसके बाद एक और तरकीब, वो क्या चलते हैं, अगस्त 2002 में वो इश्यू करते हैं एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर that amended the constitution of Pakistan. अब उन्होंने बोला कि यार मैं ज्यादा भी अपनी पावर्स को यूज नहीं कर सकता हूं, कानून के खिलाफ थोड़ी जा सकता हूं, तो कानून के खिलाफ नहीं जा सकता तो एक काम करता हूं, कानून को ही बदल देता हूं। तो बच्चों अगस्त 2002 में उन्होंने एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इशू करा। कैसे इशू करा? इस ऑर्डर को इशू करने के बाद इन्होंने पाकिस्तान के संविधान को ही बदल दिया, अमेंड कर दिया, उसमें चेंजेस ले आए। ये क्या चेंजेस आते हैं देखिए। सो अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड द प्रोविंशियल असेंबलीज। अब क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज ऐसा ले आए कि अब प्रेसिडेंट के हाथ में है कि प्रेसिडेंट जो इलेक्टेड असेंबलीज थी, बच्चों जो इलेक्टेड लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उनको प्रेसिडेंट डिसमिस कर सकते थे, चाहे वो सेंट्रल लेवल के हो, चाहे वो स्टेट या प्रोविंशियल लेवल के रिप्रेजेंटेटिव्स हो। तो आप खुद सोचिए बच्चों, एक ऐसा लीडर जिसको लोगों ने चुना भी नहीं है,
उसने जोर जबरदस्ती से आकर सरकार पर कब्जा करा है और उसके बाद वही लीडर जो है वो उन लोगों को हटा रहा है, उन लोगों को हटाने की पावर उसके पास आ गई है जिनको लोगों ने चुना है। तालियां। आगे देखो, तो लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर तो आ गया, उसी के साथ साथ वर्क ऑफ सिविलियन कैबिनेट इज सुपरवाइज्ड बाय नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल डोमिनेटेड बाय द मिलिट्री ऑफिसर्स। और जो सिविलियन कैबिनेट है उसका काम पर भी निगरानी रखती है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, और इस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भी मिलिट्री ऑफिसर्स ही डोमिनेट कर रहे हैं। तो हर चीज का जो कंट्रोल है ना वो मिलिट्री के पास ही है। आफ्टर पासिंग दिस लॉ, इलेक्शंस हेल्ड टू द नेशनल प्रोविंशियल असेंबलीज, फिर से इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं नेशनल प्रोविंशियल असेंबलीज के लिए, लेकिन द पावर टू टेक द फाइनल डिसीजन रेस्टेड विद द आर्मी ऑफिशियल्स एंड विद जनरल मुशर्रफ एंड नन ऑफ देम वर इलेक्टेड बाय द पीपल। फिर से इलेक्शंस कंडक्ट कराए जा रहे हैं क्योंकि अब प्रेसिडेंट के हाथ में आ गया ना कि वो असेंबली को डिसमिस कर सकते हैं, तो डिसमिस कर देंगे, फिर से इलेक्शंस कंडक्ट कराएंगे, लोग चुनेंगे अपने लीडर्स को, असेंबली फॉर्म होगी। बट एट द एंड ऑफ द डे जो नतीजा लेने की पावर है वो तो अभी भी आर्मी के पास है, और वो तो अभी भी जनरल परवेज मुशर्रफ के पास है, और ये सारे वो लोग हैं जिनको लोगों ने चुना ही नहीं है। तो बच्चों याद रखिए, इस देश के अंदर जो कि अपने आप को एक लोकतंत्र बोल रहा है, उस देश के अंदर डिसीजंस लिए जा रहे हैं उन लीडर्स द्वारा जिन्होंने फोर्स के थ्रू अपने आप को एस्टैब्लिश करा है, जिनको लोगों ने चुना भी नहीं है। ठीक है, तो दिस इज डेफिनेटली नॉट अ डेमोक्रेसी, क्योंकि एक डेमोक्रेसी के अंदर जो भी मेजर डिसीजंस लिए जाते हैं वो लोगों द्वारा चुने प्रतिनिधियों द्वारा लिए जाने चाहिए। यानी कि जो जनता अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करती है वो रिप्रेजेंटेटिव्स आर रिस्पॉन्सिबल टू टेक द डिसीजंस, नॉट द पीपल जो कि खुद से चलकर आ गए, खुद से बैठ गए आकर, ठीक है, सत्ता में नहीं। तो इसलिए याद रखिएगा, सबसे पहली चीज जो कि आपको डेमोक्रेसी की डेफिनेशन में ऐड करनी है, दैट इज द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल। अब नेक्स्ट चीज पे आते हैं। ठीक है, तो एक चीज याद रखना, सबसे पहली चीज तो क्या थी कि डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ठीक है, रूलर्स लोगों द्वारा चुने जाते हैं। साथ ही में एक चीज और जोड़ दो उसके साथ कि मेजर डिसीजंस, जो भी नतीजे लिए जाएंगे, दे आर टेकन बाय द पीपल हु हैव बीन इलेक्टेड। मेजर डिसीजंस टू बी टेकन बाय द इलेक्टेड लीडर्स। याद रखिएगा इस चीज को। अब जरा एक और चीज पे आते हैं। एक और बहुत ही एसेंशियल डेमोक्रेसी का फीचर होता है बच्चों, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस या फिर फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। इसका सिंपली मतलब क्या है मैं आपको समझाती हूं, जैसे भारत के थ्रू समझाती हूं मैं आपको। अभी ये किस कंट्री का झंडा है वो अभी बात करेंगे, बट इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में समझाती हूं। अब देखो होता क्या है, जब इलेक्शंस होते हैं, जब चुनाव होते हैं, हर पार्टी, हर कैंडिडेट के पास एक आजादी होती है कि वो उस इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, और सबका एक इक्वल चांस होता है कि दे वुड विन और दे वुड लूज। ऑब्वियस सी बात है, कुछ पार्टीज बहुत पुरानी है, एस्टैब्लिश्ड है, लोग उनको प्यार करते हैं तो वो जीत भी जाती हैं। बट हाँ, ऐसा तो कुछ नहीं है कि कोई फेवरेटिज्म हो रहा है या कुछ हो रहा है, नहीं। ठीक है, तो सबके पास एक बराबर मौका होता है कि वो इलेक्शन में खड़े भी हो सकते हैं और वो जीत भी सकते हैं, बराबर चांस होता है। तो बिना किसी घपलेबाजी के जब इलेक्शन कंडक्ट होता है तो उसको फ्री एंड फेयर इलेक्शन बोला जाता है। ठीक है, अब देखो यहां पर ये क्या है, ये जो तारे बने हुए हैं ये हमारा फ्लैग है चाइना का। अब चाइना के अंदर क्या हो रहा था, चाइना के अंदर इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी 5 years फॉर इलेक्टिंग द कंट्रीज पार्लियामेंट। बच्चों चाइना के अंदर जो पार्लियामेंट है, यानी कि जो बॉडी होती है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की, उसको चुनने के लिए जो इलेक्शंस हैं, जो चुनाव हैं, वो रेगुलर बेसिस पे हो रहे थे हर 5 साल के बाद। हर 5 साल में चुनाव हो रहे थे टू इलेक्ट दैट पार्लियामेंट। उस पार्लियामेंट का नाम क्या है, क्वांगाओ रेनमिन दाई बायो दाहुई। अभी ये मत याद रखना, अब बस ये याद रखना, नेशनल पीपल्स कांग्रेस। सो दिस इज द नेम ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, तो इस पार्लियामेंट को इलेक्ट करने के लिए इलेक्शंस भी हो रहे हैं, तो बढ़िया तो है। बट हाँ, और ये जो पार्लियामेंट है, इट हैज द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। तो यही पार्लियामेंट है जो लोग चुनेंगे, फिर यही पार्लियामेंट जो है प्रेसिडेंट को भी अपॉइंट करेगी। तो मैम सही तो है। आगे देखो, It has nearly 3,000 members elected from all over China. Some members are elected by the army. इस पार्लियामेंट की बात करी जा रही है कि इसमें लगभग 3,000 लोग मौजूद है। 3,000 लोग ऑल ओवर चाइना से चुने जाते हैं, और साथ ही में कुछ मेंबर्स जो हैं वो आर्मी भी इसमें इलेक्ट करती है। बट ट्विस्ट, बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शंस, a candidate needs the approval of the Chinese Communist Party.
Only those who are members of the Chinese Communist Party or the 8 smaller parties allied to it were allowed to contest elections held in 2002 and 3, and the government is always formed by the Communist Party. यार आपने ये तो बोल दिया कि इलेक्शंस रेगुलर बेसिस पे हो रहे हैं, हर 5 साल में हो रहे हैं पार्लियामेंट को इलेक्ट करने के, पर अगर पार्लियामेंट में किसी को इलेक्ट होना भी है, अगर कोई कैंडिडेट उस इलेक्शन में खड़ा हो भी रहा है, तो उस कैंडिडेट को पहले मंजूरी लेनी पड़ेगी, एक पॉलिटिकल पार्टी की मंजूरी लेनी पड़ेगी, जिसका नाम है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। हम लोग देखते हैं कि वही सारे लोग जो कि या तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर हैं, या फिर जो 8 छोटी छोटी पार्टीज चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के अलाइज हैं, जो उसके साथ जुड़ी हुई हैं, उन्हीं के ही मेंबर्स को इलेक्शंस कंटेस्ट करने दिए जाते हैं, और सरकार हमेशा चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। अच्छा, मेक्सिको पे जाने से पहले यहां पर आई होप बच्चों आप लोगों को चाइना की कहानी समझ में आई है। क्या आप इसको फ्री और फेयर इलेक्शंस बोल सकते हो? क्या ये इलेक्शंस बिना किसी दिक्कत के बिल्कुल सही तरीके से हो रहे हैं? नहीं हो रहे, क्योंकि यहाँ पर एक पार्टी की डोमिनेंस है, एक पॉलिटिकल पार्टी की डोमिनेंस है, विच इज द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। सिर्फ उसी के मेंबर सरकार बना रहे हैं, बार बार सरकार बना रहे हैं, हर किसी को उस पार्टी का अप्रूवल चाहिए इलेक्शंस में खड़े होने से पहले। तो भाई किस बात का फ्री, किस बात का फेयर? तो यहाँ पर भी कुछ अलग ही चीजें हो रही हैं। अब जरा बच्चों आगे एक और एग्जाम्पल देखते हैं मेक्सिको का। मेक्सिको को इंडिपेंडेंस मिलती है 1930 में, मेक्सिको आजाद कंट्री बन जाता है, और उसके बाद यहां पर भी रेगुलर इलेक्शंस हो रहे हैं हर 6 साल में वहां के प्रेसिडेंट को चूज करने के लिए। तो मेक्सिको के प्रेसिडेंट को चूज करा जा रहा है, रेगुलर इलेक्शंस कराए जा रहे हैं इन एवरी 6 years, कोई दिक्कत नहीं है। The country has never been under a military or a dictator's rule, but until 2000, every election was won by a party called the PRI, which was the Institutional Revolutionary Party. यार देखो, कंट्री के अंदर ना तो कभी मिलिट्री का रूल रहा है, ना कभी किसी तानाशाह का रूल रहा है, लेकिन 2000 साल तक हर चुनाव जो हो रहा था, हर चुनाव जीता जा रहा था एक ही पार्टी द्वारा, जिस पार्टी का नाम था PRI, जिसको वैसे उल्टा लिखते हैं इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। ठीक है, तो PRI वैसे लिखते हैं और वैसे इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी लिखते हैं उसको। तो ये IRP है, वैसे तो IRP होना चाहिए था, पर ये PRI बोलते हैं, समझे? पर मैम इसमें दिक्कत क्या है? इंडिया के अंदर भी तो आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी कितने समय तक इलेक्शन जीती जा रही थी, वो इलेक्शन तो फ्री और फेयर तरीके से भी हो रहे थे, इसलिए वो बार बार जीत रही थी क्योंकि लोगों का सपोर्ट था उस पार्टी के पास। तो PRI के पास भी लोगों का सपोर्ट होगा ना, तभी PRI बार बार जीत रही थी। तो मेक्सिको पे ना बेफालतू के इल्जाम मत लगाओ आप, अभी यही सोच रहे हो ना आप लोग, लेकिन यार देखो इल्जाम तो लगेगा। क्यों? क्योंकि ऑपोजिशन पार्टीज इलेक्शन लड़ती थी बट कभी जीतती नहीं थी। हाँ, ये भी दिक्कत नहीं है, दिक्कत यहां आएगी। PRI known to use many dirty tricks to win elections। यार अब PRI ने इलेक्शन तो जीत रही थी, बार बार जीत रही थी, लेकिन काफी गलत हरकतें करके इलेक्शन जीत रही थी। अब डर्टी ट्रिक्स क्या है मैम? कीचड़ मारते थे क्या एक दूसरे पे? वो नहीं बच्चों, देखिए PRI क्या करती थी। All those who were employed in the government offices had to attend its party meetings। जितने भी लोग गवर्नमेंट ऑफिसेज में काम करते थे, उन सभी लोगों को PRI की जो पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग होती थी, वो अटेंड करनी पड़ती थी। साथ ही में सरकारी स्कूल की जो टीचर्स होते थे, दे यूज्ड टू फोर्स पेरेंट्स टू वोट फॉर द PRI। अब माँ बाप बेचारे अपने बच्चे की रिपोर्ट कार्ड लेने गए हैं स्कूल में, लेकिन टीचर जी वहां बैठी हैं, कह रही हैं वोट देना है तो PRI को ही देना है। ठीक है, तो गवर्नमेंट स्कूल की जो टीचर्स थे वो पेरेंट्स को फोर्स करते थे कि आपको सिर्फ PRI को वोट देना है। साथ ही में मीडिया largely ignored activities of opposition political parties except to criticize them। मीडिया भी खरीद रखी थी, तो मीडिया जो है क्या करती थी, मीडिया जितने भी ऑपोजिशन पार्टीज थी उनको क्रिटिसाइज करती थी बस, बाकी उनकी कोई बात नहीं करती थी। Sometimes the polling booth were also shifted from one place to another in the last minute, which made it very difficult for the people to cast their votes। अब एंड मोमेंट पे लोग वोट देने जा रहे हैं पोलिंग बूथ पे, एंड मोमेंट पे पता चला कि यार पोलिंग बूथ ही बदल दिया। अब बहुत से लोग पहुंच ही नहीं पाए दूसरे पोलिंग बूथ पे, कह रहे अरे चलो छोड़ो घर चलो। ठीक है, तो पोलिंग बूथ को एंड मोमेंट पे शिफ्ट कर देते थे, इस वजह से लोगों के लिए मुश्किल हो जाता था कि वो दूसरी जगह जाके अब अपना वोट कास्ट करें। साथ ही में PRI बहुत पैसा खर्चती थी इन द कैंपेन फॉर इट्स कैंडिडेट्स। तो यार ये सब गलत गलत हरकतें करके ना PRI इलेक्शन जीते जा रही थी बार बार। इस वजह से बच्चों बोला जा रहा है क्या
कि a democracy must be based on a free and fair election where those who are currently in power have a fair chance of losing. ठीक है, तो इस वजह से एक जो लोकतंत्र होता है वो फ्री और फेयर इलेक्शन पर बेस्ड होना चाहिए, जिसका ये मतलब है कि जो अभी सत्ता में है उनका भी चांस है कि कल को वो हार भी सकते हैं या जीत भी सकते हैं, बट जो भी रिजल्ट हो वो एक फेयर रिजल्ट हो, जो जनता चाहती है वो रिजल्ट हो। ये नहीं कि जो जनता नहीं चाहती है वैसा रिजल्ट नहीं आना चाहिए कि बार बार आपकी पार्टी जीते जा रही है, जनता तो किसी और को जिताना चाहती थी, तो दैट शुडंट बी द केस। ठीक है, तो यहां तक बच्चों अभी समराइज करेंगे हम, तभी हम आगे बढ़ेंगे। याद रखिए, डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट वेयर द लीडर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। उसी के साथ साथ हमने दो चीजें और पढ़ी हैं। सबसे पहली चीज हमने पढ़ी कि मेजर डिसीजंस आर टेकन बाय द इलेक्टेड लीडर्स, एंड दूसरी चीज देयर शुड बी अ फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। ये दो चीजें भी साथ में होनी चाहिए। अभी और दो चीजें पढ़ेंगे, ठीक है, तो चलो आगे आ जाते हैं। चलिए आगे आ जाओ। नेक्स्ट चीज यहां पर क्या है बच्चों? नेक्स्ट चीज है 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, यानी कि जितने भी लोग रह रहे हैं हर इंसान का एक ही वोट है और हर वोट की एक ही वैल्यू है। चाहे प्रधानमंत्री भी वोट दे रहे हो, चाहे कोई अमीर से अमीर इंसान भी वोट दे रहा हो, चाहे कोई गरीब वोट दे रहा हो, सभी लोग इक्वल हैं। दे ऑल हैव द सेम वोट, ओनली 1 वोट, एंड 1 वोट हैज 1 वैल्यू। एक ही तरीके से उस वोट को आंका जाएगा। देखिए, बट यहां पे भी ना आपको कुछ कुछ चीजें देखने को मिलेंगी। स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी लिंक्ड टू द डिमांड फॉर द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। बच्चों, जब डेमोक्रेसी के लिए लोग संघर्ष भी कर रहे थे कि हमको हमारे देश में एक लोकतंत्र स्थापित करना है या देश को एक लोकतांत्रिक देश बनाना है, तो उस टाइम पे लोगों की डिमांड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज से लिंक्ड थी। व्हाट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है द राइट टू वोट which is given to all the adult citizens irrespective of their race, caste, class, gender, all of those things. अब इंडिया के अंदर ऑब्वियसली यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, सभी लोगों के पास वोटिंग राइट है, बराबर वोटिंग राइट है, हर वोट की एक ही वैल्यू है। बट यार यहाँ पर ना आपको कुछ एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि ये देखो, देयर हैव बीन इंस्टेंसेस ऑफ डिनायल ऑफ इक्वल पॉलिटिकल राइट्स या फिर इक्वल राइट टू वोट। देखो कैसे, सऊदी अरेबिया की अगर हम बात करें तो 2015 में, यानी कि काफी ज्यादा रिसेंटली, सऊदी अरेबिया की जो महिलाएं थी उनको वोटिंग राइट मिला है। मतलब 2015 से पहले सऊदी अरेबिया में जो औरतें थी उनके पास वोटिंग राइट था ही नहीं। नेक्स्ट अगर हम बात करें एस्टोनिया की, अब बच्चों एस्टोनिया की क्या कहानी है? एस्टोनिया ने अपने सिटीजनशिप रूल्स इस तरीके से बनाए हैं कि एस्टोनिया के अंदर जो रशियन माइनॉरिटी रहती है उनके लिए इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट द राइट टू वोट। ठीक है, तो जो अल्पसंख्यक रशियन लोग एस्टोनिया के अंदर रहते हैं उनके लिए काफी मुश्किल है ड्यू टू द एस्टोनिया सिटीजनशिप रूल्स कि उनको राइट टू वोट मिले, तो एक तरीके से उनको डिनाई किया जा रहा है। प्लस एक और जगह की बात करते हैं, फिजी। फिजी के अंदर बहुत सारे लोग इंडिया से लेकर गए थे, अंग्रेजों ने भेजा था बहुत सारे इंडियंस को फिजी में, है ना, प्लांटेशन वर्कर्स की तरह बहुत से इंडियंस वहां पर बस गए, इंडियन फिजियंस वहां पे रहते हैं। फिजी के अंदर इलेक्टोरल सिस्टम इस तरीके का है कि एक इंडिजिनस फिजी, यानी कि जो एक इंसान ओरिजिनली फिजी को बिलोंग करता है उसके वोट की ज्यादा वैल्यू है इन कंपैरिजन टू एन इंडियन फिजियन। तो हमारे यहां से जो लोग गए वहां बस से वहां के सिटीजन बने, उनके वोट की कम वैल्यू है, और जो एक इंडिजिनस फिजी है यानी कि जो ओरिजिनली वहीं पे रहता है उसके वोट की ज्यादा वैल्यू है। तो बच्चों इन तीनों ही देशों के सिनेरियो से आपने ये चीज समझी है कि यार हर जगह पर ऐसा नहीं है कि वोटिंग राइट सभी को बराबर दिया गया है। ये तो आपको शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमारे देश में वोटिंग राइट सभी को बराबर रूप से मिल रखा है। ठीक है, तो ये देश भी डेमोक्रेसी नहीं कहलाए जा सकते। फिर जो नेक्स्ट, अच्छा हाँ, तो डेमोक्रेसी के अंदर ईच एडल्ट सिटीजन हैव 1 वोट, ईच वोट मस्ट हैव 1 वैल्यू। लास्ट चीज पे चलते हैं और अपनी डेमोक्रेसी की डेफिनेशन को कंप्लीट करते हैं। लास्ट चीज है द रूल ऑफ लॉ एंड द रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। रूल ऑफ लॉ, कानून का राज चलता है, कानून का नियम चलता है, और रिस्पेक्ट फॉर राइट्स यानी कि जो लोगों को अधिकार दिए जाते हैं उनकी रिस्पेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो इसको समझेंगे अभी जिम्बाब्वे की एग्जांपल से। तो बच्चों ये झंडा जिम्बाब्वे का है, काफी कलरफुल। जिम्बाब्वे को इंडिपेंडेंस मिली थी व्हाइट माइनॉरिटी रूल से, यानी कि अंग्रेजों के शासन से 1980 में, एंड सिंस देन द कंट्री हैज बीन रूल्ड बाय ZANU PF, द पार्टी दैट लेड द फ्रीडम स्ट्रगल। तो ZANU PF जो पार्टी थी बच्चों वो फ्रीडम स्ट्रगल लीड कर रही थी, और आजादी मिलने के बाद ZANU PF ही एक तरीके से रूल करने लगती है। ठीक है, सो इट यूज्ड टू लीड द फ्रीडम स्ट्रगल, नाउ इट रूल्स द कंट्री। इट्स लीडर रॉबर्ट मुगाबे ruled the country since independence. Elections were held regularly and were always won by ZANU PF.
तो इनके जो लीडर थे रॉबर्ट मुगाबे, वो कंट्री को तब से रूल कर रहे हैं जब से देश आजाद हुआ है, और इलेक्शंस रेगुलरली हो रहे थे, लेकिन इलेक्शंस हमेशा जानु पीएफ ही जीतता था। अब यहाँ पे वही मेक्सिको वाला सिनेरियो हो रहा है। प्रेसिडेंट मुगाबे भी पॉपुलर थे, लेकिन वो अनफेयर प्रैक्टिसेस को यूज करते थे अपने इलेक्शंस में और जीतने के लिए। ठीक है, पॉपुलर थे यार, पॉपुलर लीडर थे, लोग पसंद भी करते थे, बट फिर भी हरकतें कर रहे थे ये और गलत गलत तरीकों से ये इलेक्शन जीत रहे थे। तो ओवर द इयर्स हिज गवर्नमेंट चेंज्ड द कॉन्स्टिट्यूशन सेवरल टाइम्स टू इंक्रीज द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट एंड मेक हिम लेस अकाउंटेबल। तो कुछ सालों के दौरान जब वो शासन कर रहे थे तो उनकी सरकार ने संविधान को बहुत बारी बदला, और इस तरीके से बदला कि जो प्रेसिडेंट की पावर्स हैं वो और ज्यादा बढ़ जाए, और जो प्रेसिडेंट होता है ना कि वो जवाबदेही होता है प्रेसिडेंट, कि कुछ गलत कर रहा है तो जवाब देना पड़ेगा उसको, नहीं, तो उसको लेस अकाउंटेबल बनाते गए और ज्यादा से ज्यादा पावर देते गए। ऑपोजिशन पार्टी वर्कर्स को हैरेस करा जाता था, ऑपोजिशन पार्टीज की जो मीटिंग्स होती थी उनको डिसरप्ट, उनपे पाबंदियां डाली जाती थी, रोका जाता था, ये सब चीजें करी जाती थी। पब्लिक प्रोटेस्ट और डेमोन्स्ट्रेशंस, अगर फिर लोग अपनी आवाज उठाते थे, प्रोटेस्ट करते थे, डेमोन्स्ट्रेट करते थे सरकार के खिलाफ, तो ऐसी सभी चीजों को गैर कानूनी डिक्लेयर कर दिया गया कि कर मत लेना। साथ ही में एक लॉ आ गया दैट लिमिटेड द राइट टू क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट, एक कानून निकाल दिया जहां पे ये बोल दिया गया लोगों को कि आप जो है प्रेसिडेंट की आलोचना नहीं कर सकते हो। साथ ही में टेलीविजन, रेडियो सब गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी, और सारी जगहों पर ये जो मीडिया थी ये सिर्फ गवर्नमेंट की हम बोल सकते हैं कि सिर्फ उन्हीं की तारीफ कर रही है, उन्हीं के बारे में बोल रही है। There were independent newspapers, but the government harassed those journalists who went against it. कुछ independent newspapers थे, यानी कि ऐसे newspapers जो गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती थी। अब अगर ऐसे जर्नलिस्ट कुछ सरकार के खिलाफ लिखते थे तो उनको भी सरकार हैरेस करती थी। ठीक है, गवर्नमेंट ignored some court judgments that went against it and pressurized the judges. और गवर्नमेंट कुछ अगर कोर्ट जो जुडिशरी है अगर कोई जजमेंट दे रही है जो शायद सरकार के खिलाफ जा रही है, तो ऐसी जजमेंट्स को भी गवर्नमेंट इग्नोर करती थी और जजेस को प्रेशराइज करती थी कि हमारे हक में जजमेंट दो। तो काफी यहाँ पे दिक्कत बच्चों चल रही थी। ठीक है, और फाइनली जो है रॉबर्ट मुगाबे जी को ऑफिस से निकाल दिया जाता है 2017 में। तो यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, पॉपुलर गवर्नमेंट्स भी कभी कभी अनडेमोक्रेटिक हो सकती हैं और पॉपुलर लीडर्स भी कभी कभी ऑटोक्रेटिक हो सकते हैं। बच्चों जरूरी नहीं है कि लोग जिस लीडर को पसंद करते हैं वो हमेशा अच्छा ही रहेगा। जैसे यहाँ पे जो रॉबर्ट मुगाबे थे, लोग उनको पसंद करते थे, बट फिर उन्होंने गलत टैक्टिक्स का इस्तेमाल करना चालू कर दिया, वो ऑटोक्रेटिक बन गए। वो अपना रूल ऐसा रखना चाहते थे कि जहां पर उनके रूल पे कोई पाबंदी ना हो, सो ही बिकेम वेरी ऑटोक्रेटिक। और यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि कभी कभी जो गवर्नमेंट्स हम लोगों की सहमति से भी बनती हैं, पॉपुलर गवर्नमेंट्स भी होती है, वो भी कभी कभी अनडेमोक्रेटिक बन जाती हैं। पावर कभी कभी सर पे चढ़ के नाचने लगती है कुछ लोगों के। तो इसलिए इट रिक्वायर्स दैट द स्टेट शुड रिस्पेक्ट सम बेसिक राइट्स ऑफ द सिटीजंस एंड एवरीवन शुड बी इक्वल इन द आईज ऑफ द लॉ। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो भी सरकार आए वो लोगों के राइट्स को रिस्पेक्ट दे, और हर कोई बराबर है कानून के आगे। जो राइट्स हैं उनको आप रोक नहीं सकते हो लोगों के, और इस तरीके से एक्ट नहीं कर सकते हो कि सब संविधान ही बदल दो। ठीक है, कि या तो आप डेमोक्रेटिक तरीके से आए और उसके बाद आप डेमोक्रेसी छोड़ो ही ना बिल्कुल उस देश में, तो यू कैन नॉट डू दैट। तो जो राइट्स हैं ये प्रोटेक्ट की जानी चाहिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी द्वारा, जिनके ऑर्डर्स को सब ओबे करें, एंड एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल करती है विद इन द लिमिट्स सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड द सिटीजंस राइट्स। तो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बच्चों हमेशा इस तरीके से राज करेगी जहां पर उसके ऊपर भी कुछ लिमिटेशंस होंगे। So a government cannot do whatever that it likes to do, whatever that it wants to do. ठीक है, people have elected you, people have given you the power, but you need to respect that. You need to respect the people, you need to respect their rights. और आप उसी तरीके से शासन कर सकते हो जहां तक आपको अलाउड है। ऑब्वियसली आपके रूल पर भी कुछ लिमिटेशंस है, कुछ लिमिटेशन सेट करी गई हैं, उन लिमिटेशंस के तहत ही आप लोग फंक्शन करो। ठीक है, सो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लिमिट्स के तहत ही रूल कर सकती है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ने निर्धारित करे हैं, और सिटीजन राइट्स का पालन करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर बच्चों ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स को देखने के बाद, सुनने के बाद हम एक समरी डेफिनेशन पर पहुंच जाएंगे और फटाफट से रिकॉल करेंगे, तभी हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां तक हमको क्या समझ में आता है कि एक डेमोक्रेसी एक ऐसी सरकार होती है जहां पे रूलर्स को लोगों द्वारा चुना जाता है, बट उसी के साथ साथ देयर आर 4 पॉइंट्स। सबसे पहली चीज, मेजर डिसीजंस आर ऑलवेज टेकन बाय द इलेक्टेड लीडर्स। सेकेंडली, हमने देखा कि फ्री और फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन होना चाहिए। तीसरी चीज,
वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, हर इंसान का एक ही वोट है और हर वोट की एक ही वैल्यू है। और चौथी चीज, रूल ऑफ लॉ चलेगा, कानून के तहत आपको फंक्शन करना होगा सरकार को, और लोगों के जो राइट्स हैं एंड रिस्पेक्ट फॉर द राइट्स ऑफ द सिटीजंस, लोगों के राइट्स को रिस्पेक्ट करना काफी ज्यादा जरूरी है। अपनी मन मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो अगर ये चारों क्राइटेरियाज को पूरा करते करते लोग अपने लीडर्स को चुन रहे हैं और हर चीज हो रही है, तब जाकर वो देश एक डेमोक्रेसी कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। तो बच्चों, आज आप लोगों की जो डेफिनेशन है डेमोक्रेसी की वो समाप्त हो गई है, और आप लोग अपने दोस्तों को भी इस पूरी डेफिनेशन के बारे में बताना अगली बारी जब वो डेमोक्रेसी की अधूरी डेफिनेशन आपको बताएं, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे और हम समझेंगे कि डेमोक्रेसी के अंदर ड्रॉबैक्स क्या क्या है, परफेक्ट नहीं है बिल्कुल, ठीक है, और साथ ही में अच्छी चीजें क्या क्या है, बुरी चीजें क्या क्या है, उन सभी को देखने वाले हैं। लेट्स गो अहेड। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चों, और इस चैप्टर के दूसरे हिस्से पर जाते हैं, जहां पर हम ये सवाल पूछने वाले हैं कि व्हाई डेमोक्रेसी ओनली। अभी तक देखो हम लोगों ने ना जितना भी पढ़ा है उसके अंदर हमने ये देखा है कि यार असल में जिसको हम लोकतंत्र बोलते हैं, लोकतांत्रिक सरकार बोलते हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट या डेमोक्रेसी बोलते हैं, वो चीज होती क्या है, व्हाट इज डेमोक्रेसी, ठीक है। तो हमने बहुत सारे ऐसे देशों के एग्जाम्पल देखे जो कि डेफिनेटली डेमोक्रेसी नहीं थे, और उन्होंने हमें एकदम सतर्क कर दिया है, सावधान कर दिया है कि भाई ये तो बिल्कुल एक डेमोक्रेसी नहीं होती। तो अब हमें क्लियर हो गया कि व्हाट इज अ डेमोक्रेसी, बट नाउ व्हाई डेमोक्रेसी, व्हाई हैव वी चोजन डेमोक्रेसी। तो बच्चों ये भी एक मेरी ही तरह, आपकी मैम की तरह एक टीचर है मैडम लिंगडो, और इनकी क्लास में ना एक आर्ग्यूमेंट होती है। Why we have chosen democracy? An argument broke out in Madam Lingdo's class. तो मैडम लिंगडो की क्लास चल रही होती है और इसमें ना कुछ बच्चे आपस में भिड़ जाते हैं। भिड़ कैसे जाते हैं? जैसे एक बहुत हेल्दी कॉन्वर्सेशन हो रहा होता है, जहां पर एक बच्ची बोलती है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक बहुत फेमस गवर्नमेंट है, काफी ज्यादा फेमस है, पीपल हैव फॉट फॉर इट, पीपल हैव स्ट्रगल्ड फॉर इट, तब जाके उन्होंने अचीव करी है। फिर दूसरा बच्चा बोलता है कि कोई चीज फेमस है तो सिर्फ इसलिए उसको अच्छा मान लोगे क्या तुम? फिर तीसरा बच्चा बोलता है कि हाँ यार, मतलब ऑब्वियस सी बात है, डेमोक्रेसी क्या ही लेकर आई है, गरीबी तो लेकर आई है डेमोक्रेसी। फिर एक और बच्चा बोलता है कि यार डेमोक्रेसी का क्या लेना देना है पॉवर्टी के साथ में, ठीक है, पॉवर्टी तो बिना उसके भी होते हैं। फिर एक बच्चा बोलता है यार क्या ही फर्क पड़ता है, डेमोक्रेसी केओटिक होती है, बिल्कुल इंस्टेबिलिटी होती है, करप्शन होता है डेमोक्रेसी में, हिपोक्रेसी होती है, ये सारी चीजें होती है। तो क्या करें फिर हम लोग? कोई कहता है कि क्या मोनार्की ले आए, फिर हम ब्रिटिश रूल वापस ले आए, ठीक है। सो फिर एक बच्ची होती है, वो बोलती है कि आई थिंक कंट्री को एक स्ट्रॉन्ग लीडर चाहिए, जिसको इलेक्शंस पार्लियामेंट के बारे में कोई परवाह ना हो, लीडर के पास सारी पावर्स होनी चाहिए और लीडर जो भी करना चाहे कर सके, मतलब वो एक डिक्टेटरशिप को एक तरीके से बताती है। साथ ही में कोई बच्चा फिर चला के बोलता है अरे तो तुम डिक्टेटरशिप की बात कर रहे हो। फिर बच्चों एक तरीके से मतलब ये सारी चीजें बात हो रही होती है यहाँ पर, और फिर ना एंड में यहाँ पर मैडम लिंगडो खुद ही आ जाती हैं, ठीक है। तो ये पूरी आर्ग्यूमेंट चलती है, और फिर उसके बाद ना जाहिर सी बात है यार कि सिंपल सी चीज है, मैडम लिंगडो काफी इंटरेस्ट से इस डिस्कशन को सुन रही होती है कि यार बच्चे तो मेरी क्लास के बड़े अच्छे से बहसबाजी कर रहे हैं एक दूसरे से, उनको काफी अच्छा लगता है देखकर कि पीपल आर हैविंग लाइक अ हेल्दी डिस्कशन कि क्या डेमोक्रेसी अच्छी है, नहीं है, क्या मोनार्की अच्छी है, क्या डिक्टेटरशिप अच्छी है, क्या अच्छी है। सो पीपल आर हैविंग अ वेरी हेल्दी डिस्कशन। फिर मैम आती हैं ये डिस्कशन को सुनकर, वो कहती है मैं बहुत खुश हूं कि तुम लोग इतना आर्ग्यू कर रहे हो पैशनेटली, बट यार देखो मुझे नहीं पता है कि कौन सही बोल रहा है कोई गलत बोल रहा है, लेकिन मुझे इतना लगता है कि तुम सब जो तुम्हारे मन में है ये बोल पा रहे हो, और ये तुम क्यों बोल पा रहे हो? बिकॉज वी लिव इन अ डेमोक्रेसी। क्या बात कर दी मैडम लिंगडो ने, है ना। मैडम लिंगडो बोलती है मेरे को नहीं पता कि तुम लोग आर्ग्यूमेंट जो दे रहे हो वो सही है गलत है, बट तुम ये आर्ग्यूमेंट कर पा रहे हो, यू आर एबल टू फ्रीली स्पीक योर माइंड, दैट इज बिकॉज वी लिव इन अ डेमोक्रेसी, है ना। अगर तुम कहीं और रह रहे होते तो शायद लोग तुम्हें पनिश कर देते फॉर व्हाट यू माइट बी सेइंग। अगर डिक्टेटरशिप होती, अगर क्रिटिसिज्म अलाउड नहीं होता तो क्या पता अभी तक तुम्हें पनिश कर दिया जाता है इस चीज के लिए, बट यू आर एबल टू फ्रीली स्पीक योर माइंड बिकॉज वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। आगे चलिए, अब मैडम लिंगडो की क्लास में तो ये डिस्कशन होता है, बट बच्चों यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया चीज जो हमें समझनी है कि बहुत से लोग हैं जो डेमोक्रेसी को हेट भी करते हैं, और बहुत से लोग डेमोक्रेसी के नेगेटिव में बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट्स देते हैं अगेंस्ट डेमोक्रेसी। तो पहले तो जितनी बुरी बुरी चीजें हैं ना हम सुन लेंगे, ठीक है। ओके, सुन लेते हैं फटाफट से आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी क्या क्या है। लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी एंड दिस लीड्स टू इनस्टेबिलिटी। ऑब्वियसली बच्चों देखिए डेमोक्रेसी के अंदर बिकॉज लीडर्स आर चोजन बाय द पीपल,
तो ऐसा तो नहीं है कि जिस एक लीडर की सरकार बन रही है बार बार उसी की सरकार बनती रहेगी। अगर आज लोग आपसे खुश हैं, आप सरकार में आ गए, आपको सत्ता मिल गई, कल को हो सकता है लोग आपसे ना खुश हो या किसी और से खुश हो गए तो उसको सत्ता मिल आए। तो इस तरीके से लीडर्स बार बार बदलते रहते हैं, जिस वजह से अब एक इंसान ने 5-6 साल काम करा है, उसने काम को समझा है, समझने में उसको पहले थोड़ा टाइम लगा, फिर उसने कुछ काम किया है, फिर वो लीडर चेंज हो गया, फिर नया लीडर आ गया, उसको नए सिरे से काम करना पड़ेगा। तो काफी अस्थिरता का माहौल डेमोक्रेसी में देखने को मिलता है। दिस इज द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट। सेकेंडली, इट इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन, पावर प्ले, देयर इज नो स्कोप फॉर मोरालिटी। या डेमोक्रेसी के अंदर ना, बिकॉज देयर आर लाइक सो मेनी पीपल हु आर फाइटिंग इन द इलेक्शंस, और हर कोई फाइट भी इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको जीतना है, किसी भी कॉस्ट पे जीतना है। तो कभी कभी वो मोरालिटी नहीं बचती, लोग सही तरीके से फेयर प्ले करके नहीं जीतते हैं, बहुत बारी गलत गलत टैक्टिक्स को लोग यूज करते हैं, मोरालिटी का कोई स्कोप नहीं बचता है, थोड़े गलत हो जाते हैं, है ना। So many people have been consulted in a democracy that it leads to delays. हर नतीजे को लेने के लिए इतने सारे लोगों की रजामंदी लेनी पड़ती है, एक के बाद एक, दूसरा तीसरा। आपने देखा होगा यार कि पार्लियामेंट के अंदर कोई भी चीज बिल पास होने में कितना ज्यादा टाइम लगता है। तो बिकॉज सो मेनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड, एक छोटे से डिसीजन को लेने में भी काफी डिले आ जाता है, तो इट लीड्स टू डिलेज। बिल्कुल सही बात है यार। आगे देखो, इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल एंड इट लीड्स टू बैड डिसीजंस। जरूरी नहीं है कि जिन लोगों को आपने नेता चुना है, एज अ लीडर चूज करा है, वो सही डिसीजंस ही लेंगे आपके लिए। तो कभी कभी वो लीडर्स बैड डिसीजंस भी ले सकते हैं, राइट, पुअर चॉइस ऑफ डिसीजंस भी ले सकते हैं, तो दैट कुड आल्सो हैपन। साथ ही में डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन। डेमोक्रेसी से भ्रष्टाचार होता है क्योंकि इलेक्टोरल कंपटीशन पे बेस्ड होती है। साथ ही में एक और आर्ग्यूमेंट जो दी गई है अगेंस्ट डेमोक्रेसी कि ऑर्डिनरी पीपल शुड नॉट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। जो आम जनता है उसको ये नहीं पता है कि उसके लिए अच्छा क्या है, इस वजह से उस जनता को कुछ नतीजा लेना ही नहीं चाहिए, लीडर्स चुनने ही नहीं चाहिए। ठीक है, लीडर का काम लीडर पे छोड़ दो, जिसके पास पावर होगी उसको लीडर बनने दो, है ना। तो बच्चों ये सारी आर्ग्यूमेंट्स डेमोक्रेसी के खिलाफ दी जाती हैं। क्या आप इनमें से किसी भी आर्ग्यूमेंट से एग्री करते हो? अब हम जरा अपने डिफेंस में आएंगे। डेमोक्रेसी बच्चों कोई जादू का पोशन नहीं है, ठीक है, कि सब सही कर देगा डेमोक्रेसी। इट्स नॉट अ मैजिकल सोल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम्स। ऐसा नहीं है कि आपकी हर प्रॉब्लम का हल है एक डेमोक्रेसी का होना। इट ओनली इंश्योर्स दैट पीपल टेक देयर ओन डिसीजंस। दिस डज नॉट गारंटी दैट देयर डिसीजंस विल बी गुड। पीपल कैन मेक मिस्टेक्स। डेमोक्रेसी सिर्फ इतना मेक श्योर करती है कि जनता डिसाइड कर रही है कि उनका नेता कौन बनेगा, कि उनको कौन लीड करेगा। इसका कोई ये मतलब नहीं है कि डेमोक्रेसी से जो डिसीजंस लिए जाएंगे वो सही लिए जाएंगे या जनता हमेशा सही चॉइस कर रही है। नो, इट इज जस्ट अबाउट द पीपल, कि द पीपल हैव बीन गिवन द पावर टू डिसाइड हु दे वांट एज देयर लीडर। पीपल कैन ऑल्सो मेक मिस्टेक्स, इंसान ही तो गलतियां करेगा यार, और कौन करेगा। लोगों को इन डिसीजंस में इन्वॉल्व करने से डिलेज आते हैं डिसीजन मेकिंग में, we'll agree. It is also true that democracy leads to frequent changes in the leadership. यार हम तो किसी चीज से डिसएग्री कर ही नहीं रहे। जब आप बहुत सारे लोगों से कंसल्ट करोगे तो डिले भी आएगा, बहुत बारी लीडरशिप में चेंजेस आएंगे तो इंस्टेबिलिटी भी आएगी, राइट, वैलिड है। बट द रियल क्वेश्चन इज डेमोक्रेसी बेटर than other forms of government that are there for us to choose from? जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, मोनार्की, डिक्टेटरशिप, क्या क्या पढ़ा है ना, ओलिगार्की वगैरह ये सब। बट यार आप खुद ही कंपेयर कर लो ना, एक तराजू लेके कंपेयर कर लो सभी को। क्या आप लोगों को लगता है कि कोई दूसरा ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है विच इज बेटर देन अ डेमोक्रेसी? नो। द फैक्ट दैट यू आर एबल टू क्रिटिसाइज इट, ये और किसी में पॉसिबल ही नहीं है। हम आलोचना कर पा रहे हैं ना एक डेमोक्रेटिक फॉर्म की, तो दैट इज द पावर ऑफ अ डेमोक्रेसी कि यू कैन स्पीक योर माइंड, द फ्रीडम टू डू एवरीथिंग दैट यू हैव टू डू, नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग्स, है ना। कंप्लीट आजादी दी जाती है, कुछ ही चीजों पे जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है वो तो लगेंगी ही, लेकिन बाकी कंप्लीट आजादी दी जाती है। इट इज नॉट अ मैजिकल सोल्यूशन, अ मैजिकल पोशन फॉर एवरीथिंग, बट हाँ बहुत सारी खामियां हैं, लेकिन फिर भी बच्चों एट द एंड ऑफ द डे डेमोक्रेसी इज बेटर देन द रेस्ट। याद रखिएगा, इट इज नॉट द बेस्ट, इट इज नॉट द बेस्ट, बट इट इज बेटर देन द रेस्ट। ठीक है,
तो इसलिए यहां पर अब हम जरा अपनी डेमोक्रेसी की थोड़ी बड़ाइयां भी तो करें, आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी। अब जितने भी हेटर्स हैं ना, उनको जवाब देने का टाइम आ गया है। बहुत प्यार से जवाब देंगे कि यार देखो, हम में कमियां तो हैं, हमारी डेमोक्रेसी में कमियां तो हैं, लेकिन फिर भी डेमोक्रेसी इज बेटर देन द रेस्ट। चाइना के अंदर एक फेमीन आया था बच्चों। अगर किसी को फेमीन का मतलब नहीं पता है तो वैसे तो पता होना चाहिए, इतने बड़े हो गए हो आप लोग, लेकिन कोई नहीं, मैं जज नहीं करती हूँ, कोई बात नहीं बच्चों, अपने देश की भाषा नहीं है अंग्रेजी, है ना। देश की भाषा हमको ढंग से नहीं आती तो फिर अंग्रेजी अगर ढंग से नहीं आती तो इस चीज पे किसी को भी जज नहीं करना चाहिए, याद रखिएगा इस बात को। मैंने बहुत बारी देखा है कि पीपल क्रिटिसाइज यू व्हेन यू मेक ग्रामेटिकल एरर्स, व्हेन यू आर नॉट प्रोनाउंसिंग अ वर्ड करेक्टली इन इंग्लिश लैंग्वेज, and which I think is really bad because English is not our first language, right? And we can make mistakes. We are also human beings, है कि नहीं? तो don't do that ever. ठीक है, अगर आपको किसी को correct करना है, you can do that, but like don't judge them for that because it's like not their first language, not anybody's first language. ओके, तो इतना बड़ा डिस्कशन करने के बाद जरा मैं फेमीन का मतलब बता रही थी। फेमीन का मतलब होता है भूखमारी बच्चों, भूखमारी इन द सेंस जब अकाल पड़ जाता है, खाने की कमी हो जाती है। तो चाइना के अंदर एक फेमीन आता है इन द ईयर 1958 से लेके 61 तक, एंड ये वर्स्ट रिकॉर्डेड फेमीन था इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। बहुत बुरा फेमीन आया था। नियरली 3 करोड़ पीपल डाइड इन दिस फेमीन। 3 करोड़ लोग जो हैं अप्रोक्सीमेटली मर जाते हैं इस फेमीन के कारण। एंड ड्यूरिंग दोज डेज इंडियाज इकोनॉमिक कंडीशन वाज आल्सो नॉट मच बेटर देन चाइना, yet India did not have a famine of the kind that China had. बच्चों, बोला जा रहा है कि चाइना के अंदर तो ये फेमीन आया, ठीक है, और इंडिया की जो आर्थिक स्थिति थी उस टाइम पर वो भी कोई बहुत ज्यादा बेहतर नहीं थी चाइना से। इट वॉज इक्वली वर्स। तो इंडिया के अंदर भी खराब स्थिति थी, चाइना के अंदर भी खराब स्थिति थी, बट फिर भी ऐसा बोला जा रहा है कि इंडिया के अंदर उस तरीके का फेमीन नहीं आया जैसा चाइना में आया था। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैम इंडिया में खाने की कमी नहीं थी? नहीं, द रीजन इज, आई विल टेल यू गाइस, ठीक है बच्चों। व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज, एक तरीके से मैं बोल सकती हूं यहां पर कि इंडिया के अंदर ना वी हैव अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का ये मतलब है कि अगर देश में कुछ भी गलत हो रहा है तो वो गवर्नमेंट उसकी तरफ रिस्पॉन्ड करेगी, उसको सॉल्व करने के लिए कुछ कदम उठाएगी, ठीक है। They'll be on their toes to do that, like they'll do it फटाफट से। Why? Because they know कि अगर हमने लोगों की जो प्रॉब्लम्स है उसका सोल्यूशन नहीं निकाला, या लोग जिस दिक्कत को फेस कर रहे हैं अगर हमने उसको सॉल्व नहीं करा, तो कल को लोग हमको ही हटा देंगे। So we have to be accountable to the people. हमें लोगों की तरफ जवाबदेही होना पड़ेगा। अगर वो किसी मुश्किल से गुजर रहे हैं तो उसका हल जल्द से जल्द निकालना पड़ेगा। गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिव होना पड़ेगा, अकाउंटेबल होना पड़ेगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं ये सब नहीं करूंगा तो कल को लोग मुझे निकाल देंगे, लोग मेरी जगह किसी और को ले आएंगे। आई एम नॉट अ परमानेंट विनर, राइट, कि मैं एक बारी जीत कर आ गया सत्ता में तो मैं अब हमेशा जिंदगी के लिए मैं विनर हूं। नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है। इसी वजह से इंडिया के अंदर बच्चों इतनी खराब स्थिति होने के बावजूद भी चाइना जैसी स्थिति नहीं आई, फेमीन जैसी स्थिति नहीं आई, लोगों की मौत नहीं हुई, ऑल्दो इंडिया के अंदर भी इकोनॉमिक कंडीशन वाज वे वर्स, ठीक है। अब देखिए, तो यहां पर जरा अब आर्ग्यूमेंट्स देते हैं। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट है कि why do we like a democracy? The first thing is because it is an accountable form of government, ठीक है। It is an accountable form of government. Accountable यानी कि जवाबदेही सरकार होती है। Democracy is better than any other form of government in responding to the needs of the people. If the rulers don't want to, they don't have to act according to the wishes of the people. It requires that the rulers have to attend to the needs of the people. A democratic government is a better government because it is more accountable. बार बार एक ही चीज लिखी है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। एक डेमोक्रेसी किसी भी दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेहतर इसलिए है बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिव एंड अकाउंटेबल टूवर्ड्स द पीपल। अगर लोग किसी डिफिकल्टी से जूझ रहे हैं, किसी मुसीबत का सामना कर रहे हैं, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होगी वो रिस्पॉन्ड भी करेगी और देखेगी कि व्हाट इज गोइंग रॉन्ग एंड उसको सॉल्व करने की कोशिश भी करेगी। दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स में अगर रूलर्स चाहें तो वो लोगों की विशेस नीड्स को इग्नोर कर सकते हैं, बट डेमोक्रेसी के अंदर रूलर्स ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चों उनको रूलर बनाया ही लोगों ने है। जिसने उनको पावर दी है उनके लिए तो काम करना है ना उनको, और अगर वो काम नहीं करेंगे तो कल को उन्हें बाय बाय नमस्ते बोल के भगा दिया जाएगा।
तो दैट इज व्हाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ मच मोर अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सेकेंड आर्ग्यूमेंट जो कि हम फेवर में देते हैं डेमोक्रेसी की इज दैट इट इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। बच्चों हमने ये माना कि नतीजा जो है बहुत से लोगों से कंसल्ट करने के बाद लिया जाता है, बहुत डिले आता है नतीजे में, बट यार जो नतीजा भी निकल कर आता है ना वो एक बहुत ही अच्छा नतीजा निकल कर आता है। आप खुद से कंपेयर करो, सपोज एक हिटलर जैसे डिक्टेटर हैं जिनके जो मन में आ रहा है वो डिसीजन ले रहे हैं। अब यहां पर डिसीजन तो बहुत जल्दी आ गया क्योंकि किसी से पूछा ही नहीं, अपनी मनमानी करनी थी, डिसीजन बहुत जल्दी आ गया, कोई डिले नहीं आया डिसीजन में। बट वुड दैट डिसीजन बी एक्सेप्टेबल टू द पीपल? क्या लोग उस नतीजे को एक्सेप्ट करेंगे? दे वोंट। वहीं पर अगर एक डेमोक्रेसी के अंदर बहुत सारे लोगों से आपने कंसल्ट करके डिसीजन लिया, ऑल्दो डिले आया, बट एंड में जो नतीजा आएगा दैट डिसीजन वुड बी एक्सेप्टेबल टू द मेजॉरिटी। ठीक है, लोग उस डिसीजन को एक्सेप्ट करेंगे। तो डेमोक्रेसी के अंदर कंसल्टेशन के ऊपर, डिस्कशन के ऊपर जो है डिसीजन लिया जाता है, बहुत सारे लोगों से डिस्कस किया जाता है, कंसल्ट करा जाता है, फिर डिसीजंस को लिया जाता है। डेमोक्रेटिक डिसीजन के अंदर बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, डिस्कशंस इन्वॉल्व होते हैं, मीटिंग्स इन्वॉल्व होती है। ऑल्दो ऑल ऑफ दिस टेक्स टाइम, समय लगेगा इन चीजों में, लेकिन एक बड़ी एडवांटेज ये है कि टाइम लगना चाहिए अगर इंपॉर्टेंट नतीजे लेने हैं, और इससे जो है दिस रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ रैश और इररिस्पॉन्सिबल डिसीजन। बच्चों लाइफ में भी हमेशा इस चीज को याद रखेगा कि आप कोई भी डिसीजन लेते हो, डोंट बी टू क्विक इन डूइंग दैट, राइट। कोई बड़ा नतीजा लेना है तो आप भी सोच समझ के लोगे ना उसको, 4 लोगों से पूछ कर लोगे, सोचोगे, समझोगे, अपने साथ कुछ समय अकेले बैठोगे, सोचोगे कि यार क्या मुझे करना चाहिए, क्या होगा अगर मैं ये करूंगा, क्या होगा अगर मैं ये नहीं करूंगा। तो कोई भी एक अच्छा डिसीजन लेने के लिए टाइम लगता है और टाइम लगना चाहिए, क्योंकि अगर आप बिना समय लिए फटाफट से कोई डिसीजन ले लोगे तो इट विल बी अ वेरी रैश एंड एन इररिस्पॉन्सिबल डिसीजन जिसको आप बाद में चलकर रिग्रेट कर सकते हो। ठीक है, तो इसी वजह से डेमोक्रेसी ऑल्दो टाइम लगाती है डिसीजन लेने में, बट जो एंड रिजल्ट निकल कर आता है दैट इज समथिंग विच इज एक्सेप्टेबल टू द पीपल एंड विच इज अ गुड डिसीजन। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट जो दी जाती है कि इट प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। यार कोई भी समाज ऐसा नहीं है जहां पर लोग एक दूसरे से लड़ते झगड़ते नहीं हैं, या फिर जहां पर लोगों के बीच में मतभेद नहीं होते। अब भारत तो देश ही ऐसा, इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, इतने अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग, अलग अलग क्षेत्रों के लोग, सबका कल्चर अलग, रिलीजन अलग, तो यहाँ तो और लड़ाइयां होंगी। घर में आप अपने भाई से लड़ पड़ते हो, तो इतने बड़े देश में तो इतने डाइवर्स जहां लोग होंगे वहां तो और भी ज्यादा लड़ाइयां होंगी। बट वही बात है बच्चों, पीपल आर बाउंड टू हैव डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस, इंटरेस्ट, लोगों की सोच अलग है, लोगों के इंटरेस्ट अलग है। कॉन्फ्लिक्ट जो है पावर से भी सॉल्व की जा सकती है। कल को आप किसी एक डिक्टेटरशिप में रहते हो, वहां पे वो कहे भाई अरे गोली मारो इसको, काम खत्म करो, बात खत्म करो, है ना। ब्रूटल पावर से भी कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व किया जा सकता है, या फिर किसी को जेल में डाल दिया, ठीक है, कि किसी को खत्म करके अरे चलो सॉल्व कर दी, पावर प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, बट क्या वो सोल्यूशन है? ठीक है, कोई भी जो ग्रुप ज्यादा पावरफुल होगा वो अपने टर्म्स एंड कंडीशंस डिक्टेट करेगा और दूसरे जितने लोग होंगे उनको बेचारा बन के वो सारी चीजें माननी पड़ेंगी। ये सब चीजें हो सकती हैं बाकी जगहों पर, बट यार डेमोक्रेसी के अंदर नहीं। डेमोक्रेसी एक इकलौता ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो कि प्रोवाइड करता है पीसफुल सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स। डेमोक्रेसी के अंदर ना तो कोई परमानेंट विनर है, ना तो कोई परमानेंट लूजर है। डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं पीसफुली एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों याद रखिएगा कि एक डेमोक्रेसी के अंदर नो वन इज अ परमानेंट विनर एंड नीदर अ परमानेंट लूजर। ऐसा नहीं है कि आज कोई पावर में आ गया तो वो पावर में ही रहेगा, नहीं। ठीक है, कल को वो पावर से हट भी सकता है और दूसरा जो आज लूजर है वो कल को विनर भी बन सकता है। तो हमेशा इस गलत फहमी में कोई नहीं रहेगा कि मेरे पास ही पावर है, मैं ही कुछ कर सकता हूं, मैं दूसरों को दबा दूंगा, दूसरी कम्युनिटीज को मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। नहीं, यू कैन नॉट डू दैट। तो नो वन इज अ परमानेंट विनर, नो वन इज अ परमानेंट लूजर। आज जो कोई लूजर है वो कल विनर भी हो सकता है, जो विनर है वो कल को लूजर भी हो सकता है। इसी वजह से बच्चों डेमोक्रेसी एक पीसफुल सोल्यूशन देता है टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स दैट आर इन द सोसाइटी, ताकि जितने भी डाइवर्स ग्रुप्स है, जितनी भी डाइवर्सिटी है, वो सभी पीसफुल तरीके से एक ही देश का हिस्सा बन के रह सके। नेक्स्ट पॉइंट जो दिया जाता है, इट एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। लोगों की इज्जत को बढ़ाता है डेमोक्रेसी। ठीक है, लोगों की इज्जत एनहांस करता है, सभी को इज्जत देता है बराबर। स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट जो डेमोक्रेसी के फेवर में आप दे सकते हो, इट इज नॉट अबाउट व्हाट डेमोक्रेसी डज टू द गवर्नमेंट बट अबाउट व्हाट डेमोक्रेसी डज टू द सिटीजन्स। बच्चों स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट डेमोक्रेसी के फेवर में ये नहीं है कि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट सरकार को कितनी अच्छी बनाता है,
बल्कि ये है कि वो लोगों के लिए क्या करता है। हम लोग देखते हैं इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। राजनीतिक रूप में सभी को समान माना जाता है। पुअरेस्ट लीस्ट एजुकेटेड लोगों के पास भी सेम स्टेटस है जो कि सबसे अमीर और एजुकेटेड लोगों के पास भी होगा। सभी को राजनीतिक रूप में बराबर माना जाता है। एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, एवरीवन हैज द इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। चाहे वो कोई गरीब अनपढ़ इंसान हो या फिर कोई बहुत ही अमीर या बहुत पढ़ा लिखा इंसान हो, सबके पास बराबर पॉलिटिकल राइट्स है। किसी के पास कम नहीं, किसी के पास ज्यादा नहीं, कुछ नहीं ऐसा। ठीक है, पीपल आर नॉट सब्जेक्ट्स। लोग किसी राजा के प्रजा नहीं है, बट दे आर द रूलर्स देमसेल्व्स। खुद ही वो शासक हैं, किसी के सप्रेस्ड सब्जेक्ट्स नहीं है कि अरे राजा जी हमें अपनी शरण में ले लीजिए। नहीं, ऑल ऑफ दैट इज नॉट हैपनिंग। ठीक है, इसी वजह से बच्चों बोला जाता है कि इट एनहांसेस डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। हर इंसान को बराबर इज्जत के साथ नवाजता है एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। नेक्स्ट, अच्छा, इवन व्हेन दे मेक मिस्टेक्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर कंडक्ट। अगर लोग गलतियां भी करें तो भी लोग अपना खुद का रिस्पॉन्सिबल है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देमसेल्व्स, और कोई दिक्कत नहीं है। एक और चीज, देर है भगवान के घर में पर अंधेर नहीं। ये कहावत तो आपने बहुत बारी सुनी होगी बच्चों। सेम उसी तरीके से डेमोक्रेसी के अंदर भी देर है पर अंधेर नहीं है। गलती अगर आप करते भी हो तो यू गेट अ चांस टू रिडीम योरसेल्फ। यू गेट अ चांस कि आप फिर से उसको जो है ठीक कर लो। इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स। हम ये देखते हैं कि देयर इज नो गारंटी कि मिस्टेक्स हो नहीं सकती है डेमोक्रेसी के अंदर। बिल्कुल भाई, गलतियां करने का हक सबको है, सब गलती कर सकते हैं। हमें तो लगा था कि शर्मा जी जो है ना बहुत अच्छे नेता बनेंगे, हमने इनको चूज भी करा, लेकिन शर्मा जी तो करप्शन करते हैं। तो यार ठीक है, गलती करी हमने, लेकिन ये गलतियां ज्यादा टाइम तक छुपी नहीं रहेंगी। शर्मा जी का जो है हमें पता चली जाएगा थोड़े टाइम के बाद। तो इस वजह से एक स्पेस है पब्लिक डिस्कशन का इन मिस्टेक्स पर, एंड देयर इज अ रूम फॉर करेक्शन। तो अगर हमें पता चलता है कि हाँ यार किसी ने कोई गलती करी है, हमने इनको चूज करा था, दे आर नाउ मेकिंग मिस्टेक्स, ये शायद हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हमारे लिए, तो देयर इज ऑब्वियसली अ रूम फॉर करेक्शन। कल को अगर रूलर्स अपने आप को नहीं बदलेंगे या अपने डिसीजंस नहीं बदलेंगे तो रूलर्स को ही बदल दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर रूलर्स एक बारी पावर में आने के बाद लोगों की नहीं सुन रहे हैं, अच्छे डिसीजंस नहीं ले रहे हैं, ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तो इफ दे वोंट चेंज देमसेल्व्स then they'll be changed. उनको टाटा बाय बाय कर दिया जाएगा। इसी वजह से people have the power to correct their own mistakes. तो बच्चों सारी आर्ग्यूमेंट्स दी जाती हैं डेमोक्रेसी के फेवर में। अब लास्ट टॉपिक पर हम लोग आ जाएंगे, द ब्रॉडर मीनिंग ऑफ अ डेमोक्रेसी। बच्चों हमें पता है कि दो तरीके की डेमोक्रेसी होती है। एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जहां पे सारी जनता मिलकर बैठकर डिसीजंस लेती है। अब वो देखो हमारे देश में तो वो पॉसिबल है नहीं। क्यों नहीं है पॉसिबल? क्योंकि देखो मॉडर्न डेमोक्रेसी के अंदर बहुत सारे लोग मौजूद हैं, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। इट इज फिजिकली इम्पॉसिबल फॉर देम टू सिट टुगेदर टेक अ कलेक्टिव डिसीजन। पूरी देश की जनता हर एक डिसीजन लेने के लिए साथ में बैठ सकती है क्या? तो नहीं, इतनी जनता है, फिजिकली भी इम्पॉसिबल है कि सारे लोग साथ में बैठे और एक कलेक्टिव डिसीजन ले। एंड अगर वो ऐसा कर भी सकते, अगर वो कलेक्टिव डिसीजन ले भी सकते, तो भी हर किसी के पास ना तो समय है, ना तो इच्छा है, ना तो स्किल्स है टू टेक पार्ट इन ऑल द डिसीजंस। तो वो रिक्वायर्ड नॉलेज भी हर किसी के पास नहीं है, वो समय भी हर किसी के पास नहीं है, और वो इच्छा भी हर किसी के पास नहीं है कि एक एक डिसीजन सब मिलकर नहीं ले सकते। इसी वजह से बच्चों इट हैज बिकम नेसेसरी कि वी हैव अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जहां पे पीपल, जो लोग होंगे, वो अपने प्रतिनिधि चुनेंगे, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करेंगे, हु इन टर्न विल टेक द डिसीजंस, हु इन टर्न विल रूल ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। ऑलराइट, लोग डेमोक्रेसी शब्द को इस्तेमाल करते हैं नॉट टू डिस्क्राइब एनी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट बट टू सेट अप एन आइडियल स्टैंडर्ड दैट ऑल डेमोक्रेसीज मस्ट एम टू बिकम। बच्चों हम लोग डेमोक्रेसी, देखो कोई भी ना देश आजकल के टाइम पे कंप्लीट डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी एक आइडियल है, एक टॉप नॉच चीज है। राइट, कोई भी फुल्ली डेमोक्रेटिक अपने आप को नहीं बोल सकता है, क्योंकि कमियां हर किसी में पाई जाएंगी। डेमोक्रेसी के अंदर करप्शन नहीं होता है, बट आपको डेमोक्रेसीज में करप्शन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी कमियां हैं जो कि आपको डेमोक्रेसीज में देखने को मिलेंगी, जो कि नहीं होनी चाहिए।
राइट तो लोग डेमोक्रेसी वर्ड को यूज करते हैं नॉट टू डिस्क्राइब एनी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट बट टू सेट अप एन आइडियल स्टैंडर्ड दैट ऑल डेमोक्रेसीज मस्ट एम टू बिकम. Having an understanding of democracy as an ideal will explain why to value democracy enables people to judge an existing democracy and identify their weakness. तो एक डेमोक्रेसी की अंडरस्टैंडिंग होना एक आइडियलिस्टिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरह हमें एक्सप्लेन करेगा कि हमें डेमोक्रेसी की इज्जत क्यों करनी चाहिए. असल में अगर देखा जाए तो कोई भी देश फुल्ली डेमोक्रेटिक नहीं है, आइडियलिस्टिक डेमोक्रेसी कोई भी देश नहीं है. बट वही बात है कि हाँ, जब आप डेमोक्रेसी के असली मतलब को समझोगे ना, देन यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि हमें डेमोक्रेसी को वैल्यू क्यों करना चाहिए. हम लोग बच्चों अगर डेमोक्रेसी के आइडियल को समझेंगे, क्या डेमोक्रेसी, हमने जैसे पढ़ा कि डेमोक्रेसी के अंदर तो ये होता है, ये होता है, वो होता है, वो होता है. अब बहुत सारे देश क्लेम करते हैं कि हम डेमोक्रेटिक हैं, बट हम तो सीधा उनको बता देंगे ना कि पर आपके देश में तो फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं हो रहे, आपके देश में तो फ्री और फेयर इलेक्शन में ये कमी आ रही है, या फिर आपके देश में तो 1% 1 वोट वाली चीज ही नहीं हो रही. तो बहुत सारी कमियां हम इवैल्यूएट कर सकते हैं. व्हेन वी अंडरस्टैंड द रियल मीनिंग ऑफ अ डेमोक्रेसी, हम जज कर सकते हैं किसी भी एग्जिस्टिंग डेमोक्रेसी को, उसकी कमियां जो है उनको निकाल सकते हैं, वीकनेसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और इससे हम एक मिनिमल डेमोक्रेसी और एक गुड डेमोक्रेसी के बीच में भी फर्क कर सकते हैं. मतलब कि बच्चों, अगर मैं आप लोगों को बोल दूं कि यार पाकिस्तान भी अपने आप को एक डेमोक्रेसी बोलता है, इंडिया भी बोलता है, तो आप उसके बीच में जज कर सकते हो कि कौन सा देश असल में डेमोक्रेसी है या बेहतर डेमोक्रेसी कौन है, एक मिनिमल डेमोक्रेसी कौन है और एक गुड डेमोक्रेसी कौन है. तो यू कैन ऑल्सो जज दैट व्हेन यू अंडरस्टैंड द आइडियल ऑफ डेमोक्रेसी, कि असल में डेमोक्रेसी क्या है. तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद वैसे तो आपको वो समझ में आया होगा कि व्हाट इज डेमोक्रेसी, राइट. आई जस्ट होप कि यू गाइज हैव अंडरस्टूड दैट. ठीक है, ठीक है, ऑल राइट. इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर होता है समाप्त. बच्चों, आप लोगों को और भी बहुत सारे लेक्चर्स हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, बाकी सब सब्जेक्ट्स के भी लेक्चर्स जो हैं आते रहेंगे. नेक्स्ट लेक्चर आपको यहीं कहीं पे मिल जाएगा, तो देखना मत भूलिएगा उसको, और बाकी सारे लेक्चर्स को अटेंड करा करो. दिस इज योर एजुकेटर उज्ज्वला पुंज साइनिंग ऑफ फॉर टुडे. सेशन को लाइक करना, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा. और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से कर लो यार, किस चीज की देरी है. वी विल बी प्रिपेयरिंग everything with you. All right, so thank you so much. Take care guys, have a lovely day. Goodbye.